वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम CBSE 2024 क्लास 12th का सेट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कि कोड 6531 है। यहाँ सबसे पहले हम MCQ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो MCQ क्वेश्चंस हमसे क्या कह रहे हैं? सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ A इज इक्वल टू AIJ इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर हमें कोई एक A मैट्रिक्स है जिसको कि AIJ से डिनोट किया गया है, इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप समझिए। दिस AIJ इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इस तरीके से होती है। मैं बात करूं यहां इस एलिमेंट की, तो ये एलिमेंट है A22 और ये एलिमेंट है A11, ये A12 और ये एलिमेंट है A21। आप ध्यान से देखें तो A11 के अंदर हम बात करें तो पहला एलिमेंट I है और दूसरे वाले को हम J बोलते हैं। तो यहां पर देखें तो A11 और A22 में जब I और J इक्वल हैं, तो जो AIJ है, जो अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं आपके, इसको तो आप A ही बोलेंगे, AIJ जो एलिमेंट है, जब I और J इक्वल हैं तब वो क्या होता है? 1 होता है। इफ I इज इक्वल टू J, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जैसे A33 एलिमेंट आएगा 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के अंदर, वो भी 1 आएगा। और अगर I और J इक्वल नहीं है, इफ I इज नॉट इक्वल टू J, मतलब 1 2 1 3 और 2 1, ऐसे जिनमें I और J इक्वल नहीं है वो सब क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर I और J इक्वल होंगे तो वो 1 आता है, और व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J तो यहां पर 0 हमारे पास होता है। दैट मीन्स आप ऑप्शन डी को यहां पर टिक करेंगे। लेटर R पॉजिटिव डिनोट्स द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स पर एक फंक्शन दे रखा है। देन द फंक्शन f R पॉजिटिव टू R पॉजिटिव, यानी जो फंक्शन है वो R पॉजिटिव टू R पॉजिटिव हमें दे रखा है। डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमें दे रखा है। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन आपका 1 1 on 2 है या नहीं है। आप समझें कि हम यहाँ पर डोमेन, दैट मीन्स R पॉजिटिव से आपका रियल नंबर लेंगे, और यहाँ से हम 2 रियल नंबर लेंगे, x1 x2। x1 की इमेज मिलेगी हमें fx1, x2 की इमेज मिलेगी हमें fx2, और फिर हम क्या कहेंगे कि जो fx1 है वो fx2 के इक्वल है। दैट मीन्स जो ये दोनों है वो क्या है आपके? वो इक्वल हैं। तो ये 2 यहां पर 1 से मैप करेंगे तो ये 1 1 नहीं हो सकता, और फिर यहां से हम कंडीशन निकाल देंगे कि x1 इज इक्वल टू x2, यानी ये दोनों भी 1 हैं। तो फिर एक एलिमेंट की एक इमेज हो जाएगी और ये 1 1 हो जाएगा हमारा। तो हम यहां मानेंगे लेट x1, x2 belongs to R पॉजिटिव डोमेन। हमने डोमेन से 2 x1 x2 ले लिए, सच दैट कि जो fx1 है वो fx2 के इक्वल है। अब fx1 कैसे निकालेंगे? x1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x1 का x2 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, सो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब x जो है वो माइनस x2 नहीं हो सकता, क्योंकि x1 नेगेटिव नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के नेगेटिव हो ही नहीं सकते, क्योंकि R पॉजिटिव में नेगेटिव रियल नंबर्स तो हैं ही नहीं। तो ये x1 x2 के हो जाएगा। सो f इज 1 1, f 1 1 तो आपका है। अब जो आपका जो डोमेन है, दैट इज यहां पे आपको जो दे रखा है R पॉजिटिव, और यहां पर भी R पॉजिटिव, उसके अंदर आपका 0 से बड़े, यानी कि आपका 0 से बड़े एलिमेंट्स वहां पे शुरू होंगे, 0 से बड़े। यहां पे आप लिख सकते हो उन्हें 1 2 3, जनरल में मान लो यहां पे 1 2 3। जब आप उसके अंदर कोई भी वैल्यू रखोगे ना 0 से बड़ी, जैसे 0.1 ही आपने रख दिया, तो 0.1
का स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। जो भी वैल्यू मैप करेगी ना वो 1 के बाद मैप करेगी। इस 1 के लिए यहां कोई भी इससे मैप नहीं करने वाला, क्योंकि आप कोई भी पॉजिटिव नंबर रखें वो 1 से बड़ी वैल्यू आपको देगा। सो आप बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव कोडोमेन, डू नॉट हैव अ प्री इमेज, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। सो f इज नॉट ऑन टू, तो जो f है हमारा वो ऑन टू नहीं होगा। दैट मीन्स आप ऑप्शन ए को यहां पे टिक करेंगे, 1 1 बट नॉट ऑन टू। इसके बाद क्वेश्चन 3 को आप देखेंगे, यहां पे लेट A इज इक्वल टू ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है। A इज इक्वल टू ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A के इक्वल है। देन A प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है वो किसके इक्वल होगा? हमें वैल्यू निकालनी है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी किसके इक्वल होगा। तो हम यहां एडजॉइंट ऑफ A निकाल देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम निकालते हैं कोफैक्टर्स, -1 की पावर 1 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो d, -1 की पावर इवन d। A12 इज -1 की पावर 1 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे c, तो -1 की पावर ऑड नंबर दैट इज -c। A21 लेंगे हम -1 की पावर 2 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे b दैट इज -b। A22 लेंगे हम -1 की पावर 2 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे A दैट इज A। जो हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A जो होता है ना वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है, D -C -B A, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ A मिल जाएगा। यानी कि यहां पे D -C -B A ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ A। अब हमें जो कंडीशन दे रखी है वो ये है कि एडजॉइंट ऑफ A जो है वो A के इक्वल है आपका। तो यहां पे आप क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ A दैट इज D -B -C A, इसको इक्वल रख देंगे आप A के, दैट इज A B C D। अब यहां से वी नो दैट टू मैट्रिसेस आर इक्वल, so their corresponding elements are equal। तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। दैट मीन्स जो D है वो A के इक्वल होगा। D इज इक्वल टू A, दैट D इज इक्वल टू A एंड -B इक्वल होगा B के, -B इज इक्वल टू B। इसको इस तरफ ले आएंगे तो यहां पे आपका आ जाएगा B 0 हो गया, यहां पे B प्लस B, यानी 2B इज 0, तो यहां से हमें जो B है वो 0 मिल गया, B 0 मिल गया। यहां पे इसके बाद हम कहें कि A इज इक्वल -C इज इक्वल टू C होगा, दैट मीन्स 2C इज इक्वल टू 0 और C इज इक्वल टू 0। अब हमें जरूरी वैल्यूज यहां मिल गई हैं, हमसे वो कह रहा है कि आप वैल्यू बताइए A प्लस B प्लस C प्लस D की। देखिए जरा, A तो A ही है, B 0 आया हमारा, C 0 आया हमारा, और D की जगह हम A रख सकते हैं, दैट इज 2A हमारे पास यहां पे आ गया। A प्लस A इज 2A, यानी दोनों को इक्वल रख के A B C की जो दो B और C की तो वैल्यू मिल गई, A और D में हमें रिलेशन मिल गया, वहां रखते ही हमें इसकी वैल्यू यहां पर मिल गई है। इसके बाद क्वेश्चन 4 को आप देखिए, हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ x, ये हमारे पास फंक्शन है एंड वो कह रहा है कि इज डिसकंटिन्यूअस एट 1, डिसकंटिन्यूट एट x 0,1। हमें चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी। आप यहां पे समझें, एक तो तरीका हो सकता है ये MCQ क्वेश्चन है, ये मॉड्यूलस फंक्शन
ये पॉलिनोमियल और ये आपका मॉड्यूलस, यानी ये कंपोजिशन ऑफ टू मॉड्यूलस फंक्शन है। और मॉड्यूलस फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, तो दो कंटीन्यूअस फंक्शंस का कंपोजिशन भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। यहां से तो ये हो जाएगा। अगर इसको हम तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो कैसे होगा, हम जानते हैं जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स है, अगर x लेस देन 0 है यानी अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो ये माइनस एक्स में ब्रेक होता है, और इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अंदर से पॉजिटिव वैल्यू ये x रहता है आपका। तो यहां पे जो fx है वो क्या बन जाएगा, हम अंदर वाले मॉड्यूलस को ब्रेक कर रहे हैं व्हेन x इज लेस देन 0, तो ये माइनस एक्स में बन जाएगा आपका इसका मॉड्यूलस, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 1 माइनस एक्स और ये प्लस का x रहेगा। अब यहां आप ध्यान से देखें, यहां पे आ गया 1 माइनस 2x, देखिए 1 माइनस 2x। अब वो कह रहा है कि x इज लेस देन 0, यहां आप 0 से छोटी कोई भी वैल्यू रख लो, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस 2 जैसे यानी कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख दोगे तो ये ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा। जब अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड्यूलस साइन पॉजिटिव में ब्रेक होता है, क्योंकि उसको पॉजिटिव बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो यहां पे ये प्लस साइन में ब्रेक हो जाएगा, एंड दैट इज 1 माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मॉड्यूलस ऑफ 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब आप चेक करें व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0 fx इज इक्वल टू 1 माइनस 2x बीइंग अ पॉलिनोमियल इज कंटीन्यूअस, यानी x 0 से छोटी सभी यानी सभी नेगेटिव नंबर्स पर जो फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल है, एंड पॉलिनोमियल हमेशा ही कंटीन्यूअस होता है आपका। और हम x 0 से बड़ी वैल्यूज की बात करें, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 fx इज इक्वल टू 1 बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, यानी 0 से छोटी सभी वैल्यूज पर कंटीन्यूअस है, 0 से बड़ी सभी वैल्यूज पर कंटीन्यूअस है। तो हम 0 पर और चेक कर लेंगे एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो यहां पे LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस LHL के लिए फंक्शन 1 माइनस 2x, यहां हम पुट करेंगे x को 0 माइनस h टेंड्स टू 0, तो यहां पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 इंटू 0 माइनस h। तो यहां पे आप ध्यान से देखें लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां 1 प्लस 2h हो गया और h की जगह 0 रखोगे तो ये 1 आ गया, दैट इज 1। अब हम RHL निकालेंगे इसका, तो RHL होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, RHL के लिए फंक्शन 1 और यहां x नहीं है तो ये 1 आ गया, और F0 की भी वैल्यू हमें 1 दे रखी है। यहां LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0 है, सो Fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यानी जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पर भी कंटीन्यूअस है आपका, 0 से छोटी सभी वैल्यूज के लिए, 0 से बड़ी सभी वैल्यूज के लिए, और 0 पर भी कंटीन्यूअस है, मतलब हर जगह ही कंटीन्यूअस है। तो आप बोलेंगे दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर, आप लिख देंगे fx इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। नाउ क्वेश्चन 5 देखिए, if the sides of a square are decreasing at the rate of 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी एक स्क्वायर है, अब स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं, उसकी जो एक साइड है वो डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इट्स पेरीमीटर इज, उसका पेरीमीटर किस रेट से डिक्रीज होगा। तो आप समझें कि लेट A is the side of perimeter square, A is the side of square, कोई स्क्वायर है जिसकी जो साइड है वो A है आपकी,
तो यहां पे dA/dt जो है वो हमें दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां आप माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि वो कह रहा है डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग है तो वो -1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। लेट P डिनोट्स द पेरीमीटर। P इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर है ये। तो P किसके इक्वल होता है? वो होता है 4a के इक्वल। हमें निकालना है dP/dt 4 इंटू dA/dt। dA/dt की वैल्यू है माइनस का 1.5, दैट इज -6.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, perimeter is decreasing at the rate of 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो हमने डिक्रीजिंग लिख दिया तो माइनस साइन का मतलब यहां ये है कि वो इस रेट से डिक्रीज ही हो रहा है। तो यहां पे आप ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे। क्वेश्चन 6 को जरा देखिए। -a/a fx dx, -a/a fx dx जो है वो 0 के इक्वल कब होता है? आप इस प्रॉपर्टी को समझें कि -a/a यानी जब हमारे पास ऐसा फंक्शन आए तो हम फंक्शन को चेक करते हैं कि फंक्शन इज इवन और ऑड। तो हम उसमें x की जगह -x रखते हैं। यदि वो -fx के इक्वल आ जाता है सो fx इज ऑड, और यदि आप उसमें x के प्लेस पर -x रखें और वो वापस fx बन जाए तो fx इज ऑड। तो ये कब होता है? -a/a fx dx 0 के इक्वल होता है व्हेन fx इज ऑड। जब fx ऑड होता है तब ये 0 के इक्वल होता है। और ऑड कब होता है? जब f - x आपका माइनस ऑफ fx के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स आप ऑप्शन बी को यहां पर टिक करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन 7 है वो क्या कह रहा है? वी हैड अ डिफरेंशियल इक्वेशन x log x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2 log x इज अ एग्जाम्पल ऑफ। ये किस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यानी कि आप इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे? जरा देखिए, यहां x और y के वेरिएबल को आप सेपरेट नहीं कर सकते, यानी वेरिएबल सेपरेबल तो आप यहां नहीं लगा सकते। उसके बाद होमोजीनियस चेक करें तो x के प्लेस पर लैम्डा x रखोगे तो यहां से लैम्डा बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी ये होमोजीनियस भी नहीं है। पूरी इक्वेशन को x log x से डिवाइड कर दो, x log x dy/dx, और यहां पर भी डिवाइड कर देंगे। जब इस पूरे के डिवाइड में लिखोगे तो दोनों के डिवाइड में आ जाएगा। x log x इज इक्वल टू 2 log x अपॉन x log x। तो यहां log x से log x कैंसिल हो गया, यहां ये कंप्लीट कैंसिल हो गया। सो dy/dx प्लस y अपॉन x log x इज इक्वल टू 2/x। आप ध्यान से देखें तो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी आप ऑप्शन सी को यहां पर टिक करेंगे। दैट इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। इसके बाद क्वेश्चन 8 को देखिए। इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर, हमें a वेक्टर दे रखा है दैट इज 2i - j प्लस k, एंड b वेक्टर हमें दे रखा है दैट इज i प्लस j माइनस k। ये दो वेक्टर दे रखे हैं। देन a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स विच आर नॉट पैरेलल, पैरेलल वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। आप ध्यान से देखें, इसका मॉड्यूलस करोगे ना, 2 का स्क्वायर 4 - 1 का स्क्वायर 4। a वेक्टर का मॉड्यूलस इज 2 का स्क्वायर 4 - 1 का 1 दैट इज √6 और नॉट इक्वल टू 1, यानी ये यूनिट वेक्टर्स तो नहीं है। ऑप्शन डी नहीं हो सकता, यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि यूनिट वेक्टर के लिए मॉड्यूलस 1 होना चाहिए था। इसके बाद आप देखें तो क्या
ए या बी में हम कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर जो ए वेक्टर है वो सम एम बी वेक्टर भी नहीं है आपका, दैट मीन्स वो पैरेलल भी नहीं है। यदि एक वेक्टर जो है वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो, सम एम मल्टीपल हो, तभी आप कहते हैं कि वो पैरेलल हैं, और वो पैरेलल होते हैं तभी कॉलिनियर बनते हैं, यानी पैरेलल नहीं है तो कॉलिनियर भी नहीं होंगे आपके। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करिए आप, ए डॉट बी, 2 इंटू 2 -1 इंटू 1 इज -1, 1 इंटू -1 इज 1, 0। दैट मीन्स ए डॉट बी जो है वो आपका 0 आ रहा है। सो दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट 0 तब आता है जब ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी आप ऑप्शन सी को यहां पर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 9 देखिए क्या कह रहा है। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स विच ए लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैन से देखेंगे। यहां पर आप समझें ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब वो कह रहा है कि कोई लाइन है, दैट इज लाइन एल, वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। तो गिवन रिलेशंस हैं, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं होगा, कौन कौन से हो सकते हैं वो मैं बनवाता हूं, उसके अलावा जो बचेगा वो गलत होगा आपका। तो यहां पे आप देखिए, जब ये अल्फा बीटा गामा है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा हमारे पास होते हैं एल एम एन, यानी कि इनके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। एंड वी नो दैट कि एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर 1 होता है, यानी कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1 आपका ये होगा। यानी कि आपको ये एक ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, ये तो ट्रू है, ए इज ट्रू, ए तो गलत नहीं है। अब कॉस स्क्वायर अल्फा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं इसे, और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, दैट इज गामा इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 इज 2, और इस 2 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा। यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया, सभी साइन पैसे, तो यहां पे ये प्लस के बन गए, तो यहां पे आ गया माइनस का 2 इक्वल टू में माइनस का 2, तो इट माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू हमारे पास 2 होता है। दैट मीन्स आप चेक करें, ये भी रिलेशन आपको दे रखा है, यानी बी भी सही है, बी भी हमारा यहां पे सही है। यदि इस अल्फा को मैं 2 अल्फा बनाना चाहूं, जो कि थर्ड रिलेशन हमें दे रखा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। इस 2 को हम यहां ले आए तो इस कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2, यानी यहां पे इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2। इस कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 बीटा बाई 2, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 गामा बाई 2, और ये 1 के इक्वल है। सभी का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, 1 प्लस कॉस 2 बीटा, 1 प्लस कॉस 2 गामा, और यहां पे 2 इधर आके 2 बन गया। अब देखिए जरा, ये है 3, तो कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा जो है वो आपका 2 माइनस 3, दैट मीन्स माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी ये आपका रिलेशन भी होता है। दैट इज सी आपको यहां पर दे रखा है, तो ये भी सही है। अब जो डी आपको दे रखा है, दैट इज कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू -1, ये नहीं होता।
दिस इज द आंसर, नॉट ट्रू। केवल यही आपका ऐसा रिलेशन है यहां पर जो ट्रू नहीं है, बाकी के तीनों तो हमने यहां पर प्रूव कर दिए कि तीनों आपके सही होते हैं। क्वेश्चन 10 को जरा आप देखें तो वो कह रहा है द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन डिसीजन वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड। रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड, मान लीजिए z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दे रखा है। अब जब आप कोई भी फिजिबल रीजन बना रहे हैं, मान लीजिए जैसे आपने लाइंस बना दी, उस पर जो रेस्ट्रिक्शंस दे रखी होती हैं, जैसे अब ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके बीच में एक फिजिबल रीजन बनेगा। वो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उन रेस्ट्रिक्शंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। या तो कॉन्स्ट्रेंट्स बोल दें सीधा, या फिर उन्हें आप सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स भी कह सकते हैं, उसका भी वही मतलब निकलता है, कॉन्स्ट्रेंट्स, या फिर आप उन्हें सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स यहां पर कहेंगे। नाउ क्वेश्चन 11 देखिए, लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स सच दैट पी और पी एफ की वैल्यू हमें दे रखी है, पी ई यूनियन एफ हमें दे रखा है, हमें पी एफ बाई ई की वैल्यू बतानी है कि वो किसके इक्वल आएगी। अब समझें कि यहां पी ई हमारे पास कितना दे रखा है, पी ई जो है वो हमारे पास है 0.1, पी एफ जो है वो हमारे पास है 0.3, पी ई यूनियन एफ जो है वो हमारे पास है 0.4 एंड पी एफ बाई ई की वैल्यू हमें बतानी है कि पी एफ बाई ई किसके इक्वल होगा। तो आप समझें कि जो पी एफ बाई ई है वो होगा पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई, यानी हमें पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू की जरूरत होगी और वो हमें यहां दे नहीं रखी। बट उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई यूनियन एफ। अब यहां पी ई की वैल्यू रखिए 0.1, 0.3 और ये है 0.4, यानी ये भी 0.4 माइनस 0.4, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो आपका 0 है। तो यहां पे 0 अपॉन पी ई यानी कि 0.1, जो पी एफ बाई ई है वो हमारे पास 0 आ रहा है क्योंकि उनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। की कंसेप्ट क्या है कि यहां पर आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा और पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना होगा क्योंकि वो क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन 12 देखिए, if A and B are two skew-symmetric matrices then AB plus BA कैसी मैट्रिक्स होगी? AB plus BA। अब देखिए हमें किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना हो तो हम उसका करते हैं ट्रांसपोज, और अगर वो मैट्रिक्स मान लीजिए कुछ भी मैट्रिक्स है Z का ट्रांसपोज खुद के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक, और उसका ट्रांसपोज उसके ही नेगेटिव के इक्वल आया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। हमें यहां कुछ कंडीशन दे रखी है कि A एंड B आर स्क्यू सिमेट्रिक, यानी A ट्रांसपोज भी माइनस A होगा और B ट्रांसपोज भी माइनस B होगा क्योंकि दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हैं। अब यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगा लेंगे हम, जरा चेक करें। हमारे पास होता है कि यदि आप A प्लस B का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल होता है, यानी आप इसे AB का ट्रांसपोज प्लस BA का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। और हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि AB का ट्रांसपोज इज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, यानी कि ये हो जाएगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ये हो जाएगा A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज, B पहले आएगा A इसके बाद में, A पहले आएगा B इसके बाद में, तो B ट्रांसपोज जो है वो माइनस B है, ये माइनस A है, ये माइनस A है,
ये माइनस बी है। अब माइनस माइनस प्लस दोनों में से कॉमन लेके प्लस हो जाएगा। ये लिख दिया बी ए प्लस ए बी। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए। आप ध्यान से देखें तो हमने ट्रांसपोज भी किसका किया था, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज किया और वो वापस अपने ही इक्वल आ गया, यानी वो ए बी प्लस बी ए के ही इक्वल आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स ए बी प्लस बी ए है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर वो जो ए बी प्लस बी ए है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास है। इसके बाद क्वेश्चन 13 देखिए कि इफ एक डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है 1 3 1 के 0 1 0 0 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो k की वैल्यू क्या होगी। नाउ सिंपली इसे एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया तो 1 इंटू यहां पे आ गया 0 माइनस 0 माइनस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, k माइनस 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 0 इज प्लस माइनस 6। तो ये सब तो 0 हो गया, यहां बचा केवल माइनस 3k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। 3 को इधर ले आएंगे तो यहां पे हो जाएगा प्लस माइनस का 2, 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। माइनस साइन को जब इधर ले जाएंगे तो ये है प्लस माइनस, ये बन जाएगा माइनस प्लस। आप बोलें सर ऐसा कैसे, मान लीजिए यहां पे प्लस का 2 है तो ये k जाकर के देखो पहले प्लस का सिंबल, तो जब आप प्लस लेंगे तो k बन जाएगा माइनस का, और जब आप k इसको माइनस का 2 लेंगे तो k इसको बना देगा प्लस का, यानी पहले सिंबल आएगा माइनस का और ये आएगा फिर प्लस का। चाहे ये किसी भी ऑर्डर में रहे हों, पहले थे ये प्लस माइनस और अब ये बन गए हैं आपके माइनस प्लस। ये आपको ध्यान रखना है, जब माइनस साइन इधर जाएगा तो सिंबल्स रिवर्स हो जाएंगे। एंड यहां पे आप इसको देखें तो ये ऑप्शन डी आपको दे रखा है। क्वेश्चन 14 देखिए, द डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर x विद रिस्पेक्ट टू 3 की पावर x, यानी 2 की पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 3 की पावर x हमें निकालना है। तो ऐसे केस में हम इसको y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं, यानी हमें यहां पर dy बाई dz निकालना है, तभी तो इस y का इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। कुछ नहीं, जैसे हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते थे वैसे करेंगे। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x log 2 और dz ओवर dx हो जाएगा 3 की पावर x और यहां पे आ जाएगा log 3। ये हो गया। अब आप यहां ध्यान से देखें तो इसका क्या होगा, जब हम इसको नाम देते हैं, इसको नाम देंगे हम थर्ड, इसको नाम देंगे हम फोर्थ, डिवाइडिंग थर्ड बाई फोर्थ, थर्ड बाई फोर्थ से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो यहां पे आएगा dy बाई डी एक्स अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x log 2 अपॉन 3 की पावर x log 3। अब दोनों की पावर x है तो यहां पे हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2 बाई 3 की पावर x log 2 अपॉन log 3। ये हो गया। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास ये आ गया 2 बाई 3 की पावर x log 2 बाई log 3। इसके बाद क्वेश्चन 15 देखिए कि इफ जो a वेक्टर का मॉड्यूलस है, a वेक्टर का मॉड्यूलस इज 2 और जो k है आपका वो -3 से 2 है, देन k a वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो किसके इक्वल होगा, मतलब वो किस
इंटरवल में होगा। ऑप्शन में आपको इंटरवल्स दे रखे हैं, यानी आप इसकी अपर वैल्यू बता लें कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, सबसे छोटी वैल्यू निकाल लें कि सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, फिर बाकी तो उनके बीच की ही वैल्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो आप के ए वेक्टर के मॉड्यूलस को लिख सकते हैं, के का मॉड्यूलस ए वेक्टर का मॉड्यूलस। तो हम के की सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं व्हेन के इज इक्वल टू -3, व्हेन के इज इक्वल टू -3। तो जो के ए वेक्टर का मॉड्यूलस है वो क्या हो जाएगा, -3 का मॉड्यूलस, और ये ए मॉड्यूलस तो 3 है, यानी 3 × 2 इज 6। और जब के आप 0 लेंगे, यहाँ पे के आप 0 लेंगे तो के ए वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 × 0। और जब के आप 2 लेंगे, दैट इज यहाँ पे दे रखा है, तो के ए वेक्टर का मॉड्यूलस आएगा 2 का मॉड्यूलस × 2 यानी 4। आप देखो तो सबसे छोटी वैल्यू 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू 6 है, 4 इनके बीच की ही एक वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि जो k है, k कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 6 की, और 0 और 6 भी उसके अंदर हैं, दैट्स वाई क्लोज्ड इंटरवल k की जो वैल्यू है वो 0,6 इंटरवल के अंदर हमारे पास होगी। नाउ क्वेश्चन 16 देखिए, if a line makes an angle of π/4 with the positive direction of both x-axis and z-axis, then the angle which it makes with the positive direction of y-axis is। हमारे पास x-axis और z-axis के साथ का उसका एंगल दे रखा है, y-axis के साथ वो क्या एंगल बनाएगी ये हमें बताना है। मान लीजिए ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ ये लाइन L है जो x एक्सिस के साथ अल्फ़ा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा है और जो गामा है वो π/4 हमें दे रखा है। हम जानते हैं जो L इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, दैट इज़ कॉस π/4 हमारे पास हो गया 1/√2, और m होता है हमारे पास कॉस बीटा, ये हमें निकालना है, n होता है कॉस गामा, दैट इज कॉस π/4 एंड आल्सो 1/√2। वी नो दैट जो ये L M N है ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस है, और इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि L² + m² + n² 1 के इक्वल है, यानी कि 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1/√2 का ये हो गया 1, ये हो गया 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। 1/2 प्लस 1/2 इज 1, इसको इधर ले आएंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा हमारे पास आ गया 1 - 1 इज 0। अगर स्क्वायर 0 है तो कॉस बीटा भी 0 होगा, और जो कॉस है वो 0 किस पर होता है, कॉस 0 होता है हमारा π/2 पर। इन दोनों एंगल्स की कोसाइन वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पर जो बीटा है वो हमारे पास π/2 आ जाएगा। दैट मीन्स वो जो लाइन है वो y एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाएगी। जब दो एक्सिस के साथ दे रखा हो तो ये रिलेशन यूज़ करके हम थर्ड एक्सिस के साथ उसका एंगल वहाँ पर निकाल सकते हैं। आप यहाँ समझें, क्वेश्चन 17 को जरा देखिए। ऑफ द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ कॉन्स्ट्रेंट रिप्रेजेंट्स द फिजिबल रीजन गिवन बिलो। इस फिजिबल रीजन को कौन सा ग्रुप ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स यहाँ पर शो करेगा। देखिए फिजिबल रीजन हम कैसे बनाते हैं, 2x + y = 104 का हम ग्राफ बना रहे हैं। अब यहाँ इसके इस तरफ ये एक पॉइंट 0,0 है। आप समझो कि जब हम इस लाइन में पुट करते हैं 2x + y 0 + 0 इज इक्वल टू 104, और यहाँ पर भी एक बार ऐसे ही लिखें 104। अगर आप समझें कि अगर यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल रहा हो या फिर लेस देन का, यही तो दो केस हो सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल हो सकता है या फिर लेस देन का। हमने ओरिजिन पॉइंट ले लिया। अब अगर हम ग्रेटर देन वाले की बात करें तो ये कह रहा है कि 0 बड़ा होता है 104 से, यानी ये बात गलत है। तो इस वाले कांस्टेंट के अकॉर्डिंग
इस लाइन का फिजिबल रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन होना चाहिए, यानी इस लाइन का फिजिबल रीजन इस तरफ होना चाहिए, जबकि इसका इस तरफ आ रहा है, मतलब ये वाला कॉन्स्ट्रेंट तो यहां पर नहीं है। इस वाले को देखें 0,0 इज लेस देन 104, यानी ओरिजिन को सेट कंटेन कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ओरिजिन की तरफ होना चाहिए, यानी सही हो रहा है, ओरिजिन की तरफ है। तो यहां पर जो ये कॉन्स्टेंट है वो तो लेस देन इक्वल टू 104 है। ऐसे ही अगले वाले को जरा देखें तो 2x प्लस वाई या तो ग्रेटर देन x प्लस 2y या तो ग्रेटर देन 76 होगा या फिर x प्लस 2y लेस देन 76 होगा। ओरिजिन को ही हम यहां पुट कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 76, 0 प्लस 0 इज लेस देन 76। अब ये कॉन्स्टेंट कह रहा है कि 0 76 से बड़ा है, यानी इसके अकॉर्डिंग ओरिजिन इसको कंटेन नहीं करता। इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन के दूसरे हाफ प्लेन में होना चाहिए। यानी देखिए जरा इस तरफ ही जा रहा है, मतलब ये सही बात है, यानी इसका जो कॉन्स्टेंट है ये होगा। लेस देन का मतलब इस तरफ होना चाहिए था। और आपको पता है कि यहां पर x एक्सिस और y एक्सिस भी हैं, दैट मीन्स x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरीके से आप किसी भी फिजिबल रीजन के जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 18 देखिए, इफ a इज इक्वल टू 2 0 0 0 3 0 0 0 5 देन a इनवर्स क्या होगा। हमें a दे रखा है तो a इनवर्स इनमें से कौन सा होगा। हम ये जानते हैं कि a का यदि प्रोडक्ट कर दिया जाए उसके इनवर्स से वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। यानी आप इनमें से प्रोडक्ट करके देख लीजिए कि किसके साथ इसका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी बन जाएगा, वही इसका इनवर्स होगा। अब बोले सर इतना सारा मल्टीप्लाई कैसे हम यहाँ पर करेंगे। आप यहाँ समझिए कि यहाँ पर अब देखें तो ये तीनों टर्म एक जैसी हैं, तीनों मैट्रिक्स एक जैसी। पहले इसके साथ ही करके देखते हैं ऐसे 2 0 0 0 3 0 एंड 0 0 5 इसके साथ कर लेते हैं, बाकी कंडीशन हम बाद में पढ़ लेंगे। थोड़ा शॉर्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1/2 इज 1, 0 0 तो ये 1 बन जाएगा। 2 0 0 ये पूरा 0 बन गया, इसके साथ ये पूरा 0 बन गया, ये 0 और 3 इंटू 1/3 इज 1। ओके, इसके साथ तो ये पूरा 0 बन गया। जब इसके साथ करेंगे तो 1, ये 0 0 0 1, यानी इसके साथ ही प्रोडक्ट कर दिया तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। यानी ये जो मैट्रिक्स है वो इसका इनवर्स है। तो इसके बाहर इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इसके साथ ही इसका प्रोडक्ट आई आ गया तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मल्टीप्लाई करने पर यहाँ कुछ आता, दैट मीन्स मान लो यहाँ पे 1/30 आ जाता, तो 1/30 को आप बाहर लेते, इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो ये 1 बनता, तब ये इनवर्स होता। और अगर अंदर से 30 कॉमन आ जाता तो ये इनवर्स होता। बट जब हमने इसके साथ ही इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आई आ गया, दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो यहां पर क्या होगा, इसका इनवर्स होगा। नाउ क्वेश्चन 19 देखिए, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहां पर आप समझें कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट हों, जैसे 1 2 3। ये क्या है हमारी, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट प्रेजेंट है, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो केवल एक स्केलर हो, सम के प्रेजेंट हो, तो वो क्या है हमारी, वो स्केलर मैट्रिक्स होती है। सेम होने चाहिए तीनों, वो स्केलर है। तो डेफिनेटली ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, क्योंकि यहां पर ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप कह सकते हो जिसमें सभी डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी ये बात तो सही है। इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। थोड़ा सा अलग लिख दिया है कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं।
और ये कह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, यानी ये बात तो गलत हो गई। तो हम कहेंगे ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो यहां पे जो ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स। इसके बाद क्वेश्चन 20 देखिए, assertion A, projection of A vector on B vector is same as projection of B vector on A vector। अब समझें, projection of A vector on B vector का फॉर्मूला होता है A vector डॉट B vector, और किस पर निकाल रहे हैं? B vector पर। तो B vector का मॉड्यूलस नीचे आएगा, दैट इज A vector डॉट B vector का मॉड्यूलस। तो प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर आप निकालोगे तो वो होगा B डॉट A अपॉन A वेक्टर का मॉड्यूलस, यानी जिस पर आप निकाल रहे हैं उसका मॉड्यूलस नीचे आता है। अब B डॉट A तो A डॉट B के इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां जो डेनोमिनेटर है वो डिफरेंट हो गया, यानी दोनों का A का B पर प्रोजेक्शन, B का A पर प्रोजेक्शन इक्वल नहीं होगा, यानी A जो है वो फॉल्स हो जाएगा, दैट इज A इज फॉल्स। तो जो A है वो फॉल्स हो गया। नाउ एंगल बिटवीन A एंड B इज सेम एज एंगल बिटवीन B एंड A। एंगल बिटवीन A एंड B हम कैसे निकालेंगे? वो होगा cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन A वेक्टर का मॉड्यूलस B वेक्टर का मॉड्यूलस। और B और A के बीच में कैसे निकालेंगे? cos थीटा B डॉट A अपॉन B वेक्टर का मॉड्यूलस A वेक्टर का मॉड्यूलस, यानी cos थीटा B डॉट A को A डॉट B लिख सकते हैं, A वेक्टर का मॉड्यूलस B वेक्टर का मॉड्यूलस। आप ध्यान से देखें तो दोनों इक्वल हैं, यानी एंगल तो A और B के बीच, B और A के बीच में एक ही तरीके से निकाला जा सकता है, तो वो सेम भी होगा क्योंकि वैल्यूज तो दोनों तरफ राइट हैंड साइड की तरफ सेम ही है, तो एंगल विल बी सेम। यहां पे जैसे इसे आप कुछ अलग एंगल मान लेते हो अल्फा, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, विच एम्प्लाइज जो थीटा है वो अल्फा के इक्वल होगा। ये आपका एंगल बिटवीन B एंड A। अगर B एंड A के बीच में एंगल अल्फा, यहाँ पे थीटा, तो थीटा अल्फा के बराबर है, दैट मीन्स A इज फॉल्स, R इज ट्रू। तो A तो फॉल्स है बट यहाँ पर जो R है वो आपका इसमें ट्रू है। इसके बाद सेक्शन बी से क्वेश्चन 21 का ए पार्ट देखिए कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 1/2 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर cot इनवर्स 1/3 ये किसके इक्वल होगा, कि इसकी क्या वैल्यू आएगी? तो हम देखें तो हमारे पास दो रिलेशंस होते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये जो सेक स्क्वायर है ये tan इनवर्स 1/2 एंगल है, 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 1/2, 1 प्लस cot स्क्वायर cot इनवर्स 1/3। अब यहां पर 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, और इसको आप लिख सकते हो tan इंटू tan इनवर्स 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि tan का स्क्वायर आप उसे पूरे का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सेम यहां पर cot इनवर्स 1/3 का स्क्वायर, और जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आएगी 1/2 का स्क्वायर, और यहां पे वैल्यू आएगी 1/3 का स्क्वायर। तो 2 प्लस 1/4 और 1/3 ये 9। अब यहाँ पे 9 4 जा 36 हो गया, 36 इंटू 2 इज 72, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, यानी 15 1 कैरी 85 ओवर 36। तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आपके पास यहाँ पे 85/36 आएगी। इसके बाद क्वेश्चन 22 का ए पार्ट देखिए, क्या कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई, x इज इक्वल टू ई की पावर x बाई वाई,
तो प्रूव कर दीजिए कि जो dy बाई डी एक्स है वो log x माइनस 1 अपॉन log x के स्क्वायर के इक्वल है। तो ये हम यहां पर दोनों तरफ लॉगरिथम फंक्शन ले लेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो ज़रा देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा log x इज इक्वल टू log e x बाई वाई। log e एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, log x इज इक्वल टू x अपॉन वाई। इसका कर दीजिए रिवर्स, तो यहाँ से जो x y अपॉन x है, y अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन log x हो जाएगा, और x को भी इधर ले आइए। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू x अपॉन log x। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा log x का स्क्वायर, और ये log x सेम x का 1 माइनस 1। अब जब यहाँ पे x सेम होगा तो इसका 1 बाई एक्स ये कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास ये आ गया, हमने इसे प्रूव कर दिया। पहले आपको दोनों तरफ लॉगरिथम फंक्शन लेना होगा, फिर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, और जैसे ही आपको y की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी फिर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे और dy बाई डी एक्स को यहाँ पर प्रूव कर देंगे।